अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स और उसकी चारों टाइप्स: प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स को ना बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रॉन्स की ना लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी भी जगह का जो एड्रेस होता है उससे हमें उस जगह के बारे में मालूमात मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह क्वांटम नंबर्स के ज़रिए हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मालूमात मिलती हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एटम में किस जगह पर मौजूद होगा। अब ये क्वांटम नंबर्स टोटल ना 4 टाइप्स के होते हैं। पहली जो टाइप है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथी टाइप है स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज के लेक्चर में हम ये चारों टाइप्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टॉपिक के शुरू में ना पहले उसने थोड़ा सा बोहर का मॉडल एक्सप्लेन किया है। अब जो बोहर का मॉडल है ना वो सिर्फ हमें एक्सप्लेन करता है शेल्स के बारे में। शेल्स को आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं और एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। और इन शेल्स के बारे में वो हमें दो बातें बताता है। एक तो वो शेल्स की एनर्जी बताता है कि शेल्स की एनर्जी क्या होगी, और दूसरा वो शेल्स का हमें साइज़ बताता है। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये बोहर का मॉडल है जिसमें आपको शेल नज़र आ रहे हैं। ये सबसे पहला शेल है, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे शेल है और ये तीसरा शेल है। जो शेल न्यूक्लियस के पास होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उससे दूर जाते जाएंगे तो शेल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं 1 2 3 इसी तरह आगे जाते हुए बढ़ती जाएंगी। ये वैल्यूज़ को हम नाम दे देते हैं एन क्वांटम नंबर का, जिसको आगे हम मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो बोहर का मॉडल है ना वो सिर्फ इस एक एन क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन हो जाते हैं। इसलिए उसने यहाँ पर लिखा है द बोहर मॉडल वाज वन डायमेंशनल मॉडल। बोहर का मॉडल वन डायमेंशनल मॉडल है डैट यूजेस वन क्वांटम नंबर टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, जो कि सिर्फ एक क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करता है, जिसको अभी हमने नाम दिया एन क्वांटम नंबर का। और इससे वो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। द ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाज द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। और इस क्वांटम नंबर से जो हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं वो ये है कि एक तो हमें साइज़ के बारे में पता लगता है कि उस ऑर्बिट का साइज़ क्या है, और दूसरा हमें उस ऑर्बिट की एनर्जी पता लगती है। जैसे अगर ऑर्बिट पहला है तो उसका साइज़ भी कम होगा और उसकी एनर्जी भी कम होगी। ऑर्बिट नंबर 3 है तो उसका साइज़ ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द एन क्वांटम नंबर, इसको हम एन क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो बोहर का मॉडल है वो वन डायमेंशनल मॉडल है। वो हमें सिर्फ शेल्स के बारे में दो चीज़ें बताता है, शेल की एनर्जी के बारे में और शेल के साइज़ के बारे में, और उसमें हम सिर्फ एक क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपके टॉपिक के साथ उसने मेंशन किया है श्रोडिंगर का मॉडल। अब श्रोडिंगर भी एक साइंटिस्ट था। उसने ये बात कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसके अंदर कुछ वेव वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ वेव वाली प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। और दूसरी बात उसने ये कही थी कि अगर आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन का पता लगाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको 3 डायमेंशनल मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 3 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि बोहर का जो मॉडल था वो वन डायमेंशनल था और उसमें सिर्फ एक क्वांटम नंबर का इस्तेमाल हुआ था। श्रोडिंगर के मॉडल में हमें 3 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिंस श्रोडिंगर मॉडल अलाउड द इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई 3 डायमेंशनल स्पेस, जो श्रोडिंगर का मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। देयरफॉर इट रिक्वायर्ड 3 कोऑर्डिनेट्स और 3 क्वांटम नंबर्स टू डिस्क्राइब द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड। तो इसके लिए हमें 3 क्वांटम नंबर या 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकें। अब यहाँ पे एक वर्ड उसने मेंशन किया है ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल बेसिकली एटम में उन स्पेस को कहा जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के इम्कान सबसे ज़्यादा हो, तो वो जगह या वो स्पेस ऑर्बिटल कहलाती है। इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। द 3 क्वांटम नंबर्स दैट कम फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस आर द प्रिंसिपल, एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। अब जो 3 क्वांटम नंबर्स हमें चाहिए थे वो हमें उसकी इक्वेशन से हासिल हुए हैं। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल, दूसरा है एजीम्यूथल और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिनको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। These quantum numbers describe the size, shape and orientation in space of the orbitals in an atom। अब ये जो 3 क्वांटम नंबर है ना ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में 3 बातें बताएंगे। एक तो वो उस ऑर्बिटल का हमें साइज़ बताएंगे, दूसरे नंबर पे वो शेप बताएंगे, और तीसरे नंबर पे वो ओरिएंटेशन बताएंगे। ओरिएंटेशन का मतलब है कि वो ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स यूज़ करना पड़ेंगे। श्रोडिंगर के मॉडल के लिए ये है x, फिर है y
और फिर है Z। तो ये है 3 डायमेंशनल मॉडल जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन का पता लगाएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पहली टाइप, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम शो करते हैं n के साथ, स्मॉल n के साथ। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कैन हैव पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ 1 2 3 4। पहली बात ये है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव, उसमें कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती। डेजिग्नेटेड बाय KLMN, और हर वैल्यू का एक सिंबल भी है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो 1 को हम नाम देंगे K, दूसरे शेल को नाम देंगे L का, तीसरे को नाम देंगे M का और चौथे को नाम देंगे N का। तो ये हमारे पास हैं N की वैल्यूज़ और ये उनके नेम्स हैं या सिंबल्स हैं। दिस क्वांटम नंबर N डिस्क्राइब द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। वही बात जो हमने बोहर के मॉडल में भी पढ़ी है कि ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें साइज़ और एनर्जी के बारे में बताएगा। द लार्जर n इज़ द ग्रेटर द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द शेल और ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितनी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही उस शेल का न्यूक्लियस से फासला भी ज़्यादा होगा। यानी अगर शेल पहला है तो वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा, अगर शेल चौथा है तो वो न्यूक्लियस से सबसे दूर पड़ा होगा। अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो जो पहला शेल है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है और जो फोर्थ शेल है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर पड़ा हुआ है। तो इससे हमें आइडिया होता है कि शेल का साइज़ क्या है और शेल की एनर्जी क्या है। An increase in n also means that the electron has a higher energy and is therefore less tightly bound to the nucleus। और n की वैल्यू बढ़ने से भी पता लगता है कि उस शेल की एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि उसका न्यूक्लियस से फासला बढ़ रहा है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कैन आल्सो बी यूज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल बाय द फार्मूला। यहाँ पर उसने हमें एक फार्मूला प्रोवाइड किया है 2n²। इस फार्मूले के ज़रिए से ना हम किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है यानी पहला शेल है तो हम इसके अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हम n की जगह 1 पुट करेंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो इसमें अगर आप देखें तो पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। नेक्स्ट शेल के हम कैलकुलेट कर लेते हैं, n की वैल्यू अब हम 2 पुट करेंगे और जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। तो दूसरे शेल के अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम तीसरे शेल की बात करें तो तीसरे शेल के लिए हम n की वैल्यू पुट करेंगे 3 और जब आप 3 का स्केल लेंगे तो आंसर आएगा 9। 9 को जब 2 से ज़रब देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा 18। तो तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह जब आप 4 की कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, एल के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, एम शेल के अंदर मैक्सिमम 18 आ सकते हैं और एन शेल के अंदर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरा जो क्वांटम नंबर है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल के साथ। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कैन हैव इंटीग्रल वैल्यूज 0 to n-1 फॉर ईच वैल्यू ऑफ n। अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे और उसके लिए जो मैं इसने फार्मूला दिया है वो है 0 से लेकर n-1। सपोज हमारे पास n की वैल्यू है 1। अब n हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 0 से लेकर, जब n की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना निकलेगा, 0। तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास सिर्फ एक आंसर निकलेगा 0। अब हम पुट करते हैं n की वैल्यू 2 तो 0 वैसे ही आ जाएगा और 0 से लेकर n अब यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर 1, यानी इसमें हमें 2 वैल्यूज़ मिली हैं 0 और 1। तो यहाँ पे अगर देखें इफ़ n इज़ इक्वल टू 2 देयर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ n 0 एंड 1। अब हम पुट करते हैं n की वैल्यू 3 तो 0 से लेकर n की जगह आप लिखेंगे 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो 0 से लेकर हमारे पास वैल्यू कहाँ तक आ जाएंगी, 2 तक। तो 0 से 2 तक 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2। तो टोटल हमें 3 वैल्यूज़ मिली हैं यहाँ पर। इफ़ n इज़ इक्वल टू 3 देयर आर 3 वैल्यूज़ ऑफ l 0 1 एंड 2। और लास्ट में हम कैलकुलेट करते हैं n की वैल्यू 4। तो n इज़ इक्वल टू 4 आ गया, 0 वैसे ही आ गया, माइनस n की जगह 4 मेंशन करेंगे
4 में से 1 निकालेंगे तो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी 0 से लेकर 3 तक, यानी इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3। तो टोटल हमें यहाँ पर 4 वैल्यूज़ मिली हैं। देयर आर 4 वैल्यूज़ ऑफ L, 0, 1, 2 एंड 3। तो हमें ये बात अब यहाँ पे समझ आ गई है कि द वैल्यूज़ ऑफ L आर इंटीजर्स दैट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। जितनी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होगी उतनी ही वैल्यूज़ इस क्वांटम नंबर की ऑब्टेन होंगी। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अब ये क्वांटम नंबर हमें बताता क्या है? ये हमें बेसिकली बताता है ऑर्बिटल की शेप के बारे में। अब ये जो ऑर्बिटल की शेप है ये पूरा टॉपिक आपकी इसी चैप्टर में मौजूद है, तो उस टॉपिक में हम डिटेल से मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स की शेप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसने यहाँ पे हमें टेबल शो की है। हमने अभी जो कैलकुलेशंस की है उसमें टोटल 4 वैल्यूज़ हमें मिली हैं। एक थी 0, फिर 1 मिली है, फिर 2 भी मिली है और 3 भी मिली है, यानी टोटल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक थी। इन वैल्यूज़ के ना नाम भी होते हैं, जैसे अगर L की वैल्यू 0 है तो उसका नाम होता है S, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो P, 2 है तो D और अगर 3 है तो F। नेक्स्ट उसने हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल भी यहाँ पे बताई है कि अगर S ऑर्बिटल होगा तो उसकी शेप होगी स्फेरिकल, अगर P होगा तो उसकी शेप होगी डम्बल, D होगा तो उसकी शेप होगी डबल डम्बल और F होगा तो उसकी शेप होती है कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको हम रीड भी कर लेते हैं। द वैल्यूज़ ऑफ L आर डेजिग्नेटेड बाय द लेटर्स S, P, D एंड F। इनकी वैल्यूज़ हम शो करते हैं S, P, D, F से। विद विच स्टैंड फॉर F। S का मतलब होता है शार्प, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है डिफ्यूज्ड और F का मतलब होता है फंडामेंटल। तो ये उनके पूरे नाम है। डिस्क्राइबिंग द स्पेक्ट्रल लाइन, और ये हमें स्पेक्ट्रल लाइन्स के बारे में बताते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब यहाँ पर भी उसने एक वर्ड मेंशन किया है सबशेल का। इससे पहले हमने ऑर्बिटल्स को देखा था, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ऑर्बिटल्स को हमने देखा था कि ऑर्बिटल्स वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के इम्कान सबसे ज़्यादा होते हैं उनको हम ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। और ऑर्बिटल्स की ना मुख्तलिफ शेप्स भी होती हैं। जो सबशेल्स होते हैं ना वो एक ऑर्बिटल्स का ग्रुप होते हैं। हम एक एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हम डिस्कस करते हैं पी ऑर्बिटल के वाले से। जो पी ऑर्बिटल है ना उसकी शेप इस तरह से होती है, डम्बल शेप। एक्चुअली में पी ऑर्बिटल ना 3 शेप्स के अंदर होता है, एक इस तरह से, दूसरा इस तरह और तीसरा इसका इस डायरेक्शन में होता है। यानी ये आप कह रहे हैं एक्स एक्सिस में पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है वाई एक्सिस में और यहाँ पर ये पड़ा हुआ है जी एक्सिस के अंदर। तो ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल आ गए। इसको नाम देते हैं पी एक्स का, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में, ये होगा पी वाई और ये होगा पी जेड। तो ये ऑर्बिटल्स की मुख्तलिफ शेप्स हैं पी ऑर्बिटल की। अब ये तीनों मिलकर एक क्या बना देंगे, सबशेल बना देंगे, जिसको हम नाम देंगे पी सबशेल का। तो एक्चुअली में जो सबशेल है वो एक ऑर्बिटल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। उम्मीद है आपको यहाँ पे सबशेल का ऑर्बिटल का फ़र्क क्लियर हुआ होगा। अब ये जो हमें उसने फार्मूला दिया ना, इस फार्मूले के ज़रिए हम किसी भी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं कि इस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम इस फार्मूले को यूज़ करके चेक कर लेते हैं। सपोज़ मैं L की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, तो मैं इस फार्मूले में अब L की जगह 0 मेंशन करूँगा। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और उसमें जब 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और जो बाहर वाला 2 है उसको 1 से ज़रब देंगे तो फाइनल आंसर हमारा निकलेगा 2। तो यानी 0 सबशेल के अंदर हमारे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह हम एक ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर L की वैल्यू हमारे पास 3 है तो फार्मूले में अब L की जगह हम 3 पुट करेंगे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 में 1 जमा करेंगे 7 आएगा। जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 14। यानी जो हमारा थर्ड L की वैल्यू है यानी F सबशेल, उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसी तरह 2 में आएंगे 10 और पहले में आएंगे 6। नेक्स्ट उसने इस टेबल के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ को कंबाइन कर दिया। हमने ये भी पढ़ा था कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, और उसमें हमने कैलकुलेशंस भी की थी। जैसे अगर n की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास L की वैल्यू आई थी 0, n की वैल्यू 2 थी तो L की वैल्यू भी टोटल 2 निकली थी, एक 0 और एक 1। इसी तरह n की वैल्यू जब 3 थी तो 3 ही L की वैल्यूज़ आएंगी, 0, 1 एंड 2। और जब n की वैल्यूज़ 4 होंगी तो L की वैल्यूज़ भी कितनी निकलेंगी, 4, 0, 1, 2 एंड 3। मज़ीद उसने इस टेबल में ये भी बताया कि हर शेल में मज़ीद कितने सब शेल्स भी होंगे। जैसे जो पहला शेल है इसके अंदर सिर्फ एक सब शेल होगा 1s,
जो दूसरा शेल है उसके अंदर 2 सब शेल्स होंगे 2s एंड 2p। जो तीसरा शेल है उसके अंदर 3 सब शेल्स हैं 3s 3p एंड 3d। और जो फोर्थ शेल है उसके अंदर 4 सब शेल्स होंगे 4s 4p 4d एंड 4f। अगर आपको यहाँ तक लेक्चर क्लियर हो गया तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थर्ड टाइप है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के साथ। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस विद इन अ सबशेल। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, वो बेसिकली हमें ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है कि ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। यानी ये जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हमने देखा था कि 3 ऑर्बिटल्स हमें मिले थे। अब ये 3 ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन है कि एक एक्स में पड़ा हुआ है, एक वाई डायरेक्शन में पड़ा हुआ है और एक जेड डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। तो इसको हम नाम देते हैं ओरिएंटेशन का। और इस ओरिएंटेशन की वैल्यू हमें कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर हमें पी ऑर्बिटल की टोटल 3 शेप्स मिल रही है या 3 ओरिएंटेशंस मिल रही हैं। इसलिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो भी टोटल कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l। बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करेगी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे। फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ l देयर आर 2l+1 इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ m। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसके लिए हमें उसने ये फार्मूला दे दिया 2l+1। इसमें हम l की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसने हमें रेंज भी बता दिया है कि इसकी वैल्यूज़ कहाँ से शुरू होंगी और कहाँ पे ख़त्म होंगी। ये -l से शुरू होंगी और +l पे जाके एंड होंगी। अब हम इसी फार्मूले को यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला हमारा है 2l+1 और उसमें जो रेंज उसने दी है वो है -l से स्टार्ट होंगी 0 तक जाएंगी और 0 से आगे +l तक जाएंगी। तो इन फार्मूलों को हम यूज़ करके चेक करते हैं। साथ में यहाँ पे l की वैल्यूज़ भी मैं लिख लेता हूँ। 0 से स्टार्ट हो रही थी, 0 1 4 2 एंड 3। टोटल हमें 4 वैल्यूज़ मिली थी। अब 1 बाय 1 हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ पहले मैं l की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो इस फार्मूले में मैं पुट करता हूँ l की वैल्यू 0 पुट कर दी और उसमें 1 को ऐड कर दिए। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और उसमें जब 1 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। और यही l की वैल्यू अब मैं इसमें भी पुट करूँगा। तो जहाँ पे l लिखा है वहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। यानी इसका जो ओवरऑल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अगर मैंने l की वैल्यू 0 ली है तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी आई है? 0 आई है। नेक्स्ट मैं l की वैल्यू ले रहा हूँ 1। तो अब फार्मूले में l की जगह 1 पुट कर दूंगा तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3। और इसी वैल्यू को अब मैं इस फार्मूले में पुट करता हूँ तो l की जगह मैं लिख दूंगा 1। तो 3 वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं m की, -1 0 और +1। नेक्स्ट हम ले लेते हैं l की वैल्यू 2। तो फार्मूले में l की जगह 2 पुट होगा तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 2 × 2 4 + 1 5। यानी m की वैल्यूज़ यहाँ पर टोटल 5 आनी चाहिए। अब यही 0 +1 एंड +2 अगर आप देखो तो ये टोटल 5 वैल्यूज़ बन रही हैं। नेक्स्ट l की वैल्यू है 3। तो l की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 3। तो जब 3 को 2 से तरफ देंगे 6 और 1 जमा करेंगे 7 आंसर आएगा। यानी m की वैल्यूज़ मुझे अब 7 मिलनी चाहिए। तो अब मैं l की वैल्यूज़ दूसरे फार्मूले में पुट कर लेता हूँ। तो l की जगह यहाँ पे लिख रहे हैं 3, सेंटर में 0 है और इधर है +3। यानी जो अब रेंज बनेगी वो बनेगी -3 आएगा, -2 फिर आएगा -1, सेंटर में 0 +1 +2 और लास्ट में आएगा +3। तो टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 7 वैल्यूज़ मिलेंगी जो कि फार्मूले से हमने कैलकुलेट भी करनी है। तो इस तरह से आप जो है ना एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का यूज़ करके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो आपकी बुक में भी उसने कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखी हुई हैं। तो ये अगर l 0 है तो उसमें देखा था हमने एक ऑर्बिटल आ रहा था। अगर l की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज़ आ रही थी। l की वैल्यू 2 थी तो हमने 5 वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं और अगर l की वैल्यू 3 थी तो m की वैल्यू हमारे पास 7 आई हैं। अब इस टेबल में भी उसने रिलेट किया वैसे मिथल क्वांटम नंबर को और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, और वही वैल्यूज़ जो भी हमने कैलकुलेट किए हैं यहाँ पर उसने मेंशन कर दी हैं।
0 के लिए ये होंगी, 1 के लिए ये होंगी, 2 के लिए ये होंगी और 3 के लिए ये होंगी। नेक्स्ट उसने यहाँ पे ना एक वर्ड यूज़ किया है डीजनरेट ऑर्बिटल्स का, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल हैव सेम एनर्जी एंड आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल। बेसिकली एक ही शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी सेम होती है। इन ऑर्बिटल्स को नाम दिए जाते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है उनकी एनर्जीज आपस में एक जैसी है। These degenerate orbitals are differentiated from each other in the presence of magnetic field. Hence the name of the quantum number magnetic quantum number. अब इन ऑर्बिटल्स में हमने फ़र्क करना हो ना, क्योंकि एनर्जी तो इनकी सेम है, तो फ़र्क हम कैसे करेंगे? हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नाम भी मैग्नेटिक रखा हुआ है, क्योंकि हम ऑर्बिटल्स में फ़र्क मैग्नेटिक फील्ड की बेसिस पर कर सकते हैं। यानी जो भी हमने 3 ऑर्बिटल्स पढ़े हैं ना, जो 3 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में अरेंज थे, तो इन तीनों की आपस में एनर्जी क्या होगी? एक जैसी होगी। तो ये तीनों आपस में क्या है? डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब जो एस सबशेल होता है ना, उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल ऑर्बिटल होता है। जो पी सबशेल है तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इन तीनों की एनर्जी एक जैसी होगी। इसी तरह जो डी सबशेल है उसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और इन पाँचों की एनर्जी आपस में सेम होगी। और जो एफ सबशेल है उसके अंदर टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और उन 7 की एनर्जी आपस में सेम होंगी। लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। स्पिन का मतलब है जब चीज़ अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करे तो उसको हम कहते हैं स्पिन मोशन। जैसे हमारी अर्थ है वो सूरज के गिर्द भी घूम रही है और अपने इर्द गिर्द भी घूम रही है, तो स्पिन मोशन जो है ना वो यहाँ पे डिस्कस की गई है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के गिर्द तो घूमते ही हैं, वो साथ अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमते हैं, यानी उनकी स्पिन मोशन भी होती है। तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आल्सो हैव स्पिन मोशन अराउंड देयर एक्सिस। इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन भी होती है अपने एक्सिस के गिर्द। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, स्पिनिंग चार्ज जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज भी होता है, तो जब कोई चार्ज्ड बॉडी मूव करती है ना अपने एक्सिस के गिर्द, तो वह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। दिस मोशन काजेज एन इलेक्ट्रॉन टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और जब इलेक्ट्रॉन के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी तो वह इलेक्ट्रॉन एक छोटे से मैग्नेट के तौर पर काम करेगा। फिगर शोज द 2 पॉसिबल स्पिनिंग मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप इस फिगर में देखें तो उसने हमें 2 स्पिन मोशन शो किए हैं। एक उसने शो की है क्लॉकवाइज इस तरह से, और दूसरी उसने शो की है एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये आपकी क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। वन इज़ क्लॉकवाइज एंड द अदर इज़ एंटी क्लॉकवाइज। और उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी? +1/2 क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगी और -1/2 एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरीके से मूव कर सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। द क्लॉकवाइज स्पिन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो डाउनवर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। तो हम इसको शो कैसे करेंगे? जो क्लॉकवाइज स्पिन है उसके लिए हम ये वाला एरो यूज़ करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो एंटी क्लॉकवाइज उसके लिए ये वाला एरो यूज़ करेंगे। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में होते हैं ना, तो उनकी स्पिन हम इस तरह से शो करते हैं। एक की स्पिन हम शो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे की स्पिन शो करते हैं क्लॉकवाइज। दस इट टेक्स 3 क्वांटम नंबर्स टू डिस्क्राइब एन ऑर्बिटल बट 4th क्वांटम नंबर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल। तो हम पहले तो ऑर्बिटल का पता लगाने के लिए 3 क्वांटम नंबर का यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उससे हमें ऑर्बिटल्स का पता लग जाता है कि ऑर्बिटल्स किस तरह का होगा। फिर उन ऑर्बिटल्स में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम इस स्पिन क्वांटम नंबर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपके चारों क्वांटम नंबर्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको इन चारों क्वांटम नंबर्स का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट उसने आपके इसी टॉपिक के साथ ये क्विक चेक 2.3 एक्सरसाइज दी है। इसमें क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। हमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर क्या क्या बताते हैं वो हमने अब यहाँ पे मेंशन कर दिया। पहला जो क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n के साथ लिखते हैं। ये हमें बताता है शेल के बारे में और उस शेल की एनर्जी भी बता देता है और उस शेल की साइज़ भी हमें वो बता देता है। दूसरा जो क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था वो था L, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है ऑर्बिटल की शेप के बारे में कि ऑर्बिटल किस शेप का होगा।
तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसमें हमने देखा था कि हमें ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि वो किस एक्सिस में मौजूद है। और जो लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है कि वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्वेश्चन नंबर बी है फॉर एन इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, पहले उसने हमें दो वैल्यूज़ दी हैं, एन की वैल्यू 2 दी है और एल की वैल्यू 1 दी है। अब वो पूछ हमसे क्या रहा है, हाउ मेनी ओरिएंटेशंस इन द स्पेस आर पॉसिबल। बेसिकली वो हमसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछ रहा है। अब एन की वैल्यू 2 का मतलब है कि वो सेकंड शेल होगा, एल की वैल्यू 1 का मतलब है कि वो पी सब शेल होगा। तो पी सब शेल के अंदर जो एम की वैल्यूज़ निकल के आती थी वो आती थी टोटल 3। तो हम कह सकते हैं एक होगा पी 2px, दूसरा होगा 2py और तीसरा होगा 2pz। तो ये हमारे पास 3 ओरिएंटेशंस आ गई अगर ये वाली सबशेल या ऑर्बिटल हो हमारे पास। दूसरे नंबर पे उसने हमें फिर दो वैल्यूज़ दी हैं, एक एन की वैल्यू 3 दी है और एल की वैल्यू 2 दी है। वह पूछ हमसे क्या रहा है, विच शेल एंड सब शेल डज द इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू। वो आपने ये बताना है कि ये शेल और सब शेल क्या होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है। अब एन की वैल्यू 3 का मतलब है कि उसका शेल क्या होगा, तीसरा होगा। और जो एल की वैल्यू 2 है उसका मतलब है उसका जो सब शेल होगा वो होगा डी। तो वो इलेक्ट्रॉन इस सब शेल से बिलोंग करेगा। तीसरे नंबर पे वो पूछ रहा है इफ़ एल इज़ इक्वल टू 2, एल की वैल्यू उसने में 2 दी है, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एम। तो एक तो हमने एन की वैल्यूज़ बतानी है कितनी होंगी और उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आएंगे वो भी आपने कैलकुलेट करने हैं। एल की वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, डी सब शेल होगा। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास था 2l+1, तो एल की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 2। तो जब 2 को 2 से ज़रब देंगे तो आंसर आएगा 4 और 4 में एक जमा करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास ये एम की वैल्यू निकल आई। अब हम चेक करते हैं कि उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक टेबल पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में टोटल 6 आ सकते हैं, डी में टोटल 10 आ सकते हैं और एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हमारा जो सब शेल है वो है डी, तो वो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 10। तो टोटल यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे आपका क्वांटम नंबर्स का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।